हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो देखिएगा सीधी सीधी जो है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं आपके साथ जो है अपने विचार जो है रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये विचार क्योंकि बजट से भी संबंधित हैं, बाकी मार्केट के अंदर जो घटनाक्रम उससे रिलेटेड भी है, तो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही समझें। सबसे पहली बात कि सर आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर ली है कि जनरली लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, और हम भी थोड़ी बहुत तो उम्मीद लगा ही सकते हैं, बट मुझे ना यार कोई उम्मीद है ही नहीं। बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखिएगा, एक नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलता है, इकोनॉमी चलती है, उसको रेगुलेट किया जाता है, तो हम कुछ ज़्यादा उम्मीद करते नहीं हैं और उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है हम इन्वेस्टर्स के लिए तो शायद कुछ करने वाली है नहीं, और इन्वेस्टर्स के लिए जो कुछ होना था ख़राब वो कर चुकी है। बस अब ज़्यादा ख़राब ना हो, बस यही उम्मीद हम कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा उम्मीद है नहीं। दूसरी बात है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि सर ये अदानी के आज एफपीओ में जो है अदानी जी जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करा पाए अपने एफपीओ, तो उसके बाद आपकी क्या राय है। देखिएगा, मेरी एफपीओ हो या ना हो उससे मेरी जो है व्यक्तिगत जो है राय नहीं बदलने वाली। मुझे देखिएगा अदानी ग्रुप के सारे ही शेयर महंगे लगते हैं, और सारे का मतलब सारे ही है, लेकिन आपको पता है मैं शुरू से ही एक शेयर जो है मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो है अदानी पोर्ट्स, और उसमें जो है डिविडेंड का प्ले भी रहता है, और साथ में जो है बिजनेस मॉडल भी ठीक लगता है। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वो भी ओवर प्राइस लगता है। मतलब अगर हालांकि उसमें वैल्यूएशंस का भी रीजनेबल हो तो बात अलग है, लेकिन जो शेयर्स 150, 200 के पी रेशो पे चल रहे हैं, तो आपको पता है मैं जब भी पी रेशो की बात आपके साथ करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ भाई जितना पी है उतना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है, मैं एशियन पेंट्स पे भी यही बोलता हूँ भाई 70-80 साल के अंदर आपकी इनकम आएगी अगर उतनी पी रेशो, अगर ग्रोथ नहीं है तो, अगर ग्रोथ है तो थोड़ा सा ग्रोथ की रेट से बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर मेरे को जो उम्मीद है वो बजट से तो नहीं है, और जो अदानी के जो शेयर्स हैं उनसे भी देखिएगा अपना कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद अदानी जी के लिए भी शेयर्स का प्राइस देखिएगा एफपीओ तो जैसे तैसे जो उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया, यानी कि सेमीफाइनल मैच तो जीत लिया, लेकिन अब हिडनबर्ग और अदानी की ग्रुप की जो है लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब फाइनल में जाके दोबारा से जो है मुकाबला होगा। अब देखते हैं कि लास्ट में गोल कौन करता है। तो यहाँ पे गोल का मामला, गोल तो एक ही होना है, देखते हैं कौन करता है। तो अभी मुझे लगता है कि प्राइस इरोजन काफ़ी ज़्यादा जो है अदानी ग्रुप के शेयर्स में हो सकता है, क्योंकि 20,000 करोड़ के जो एफपीओ है उसी में देखिएगा पूरी जो है मेहनत झोंक दी अदानी ग्रुप ने। और उसके साथ साथ जो है आपको पता है कि जब उनके सीएफओ ने जो स्पीच दी थी वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी कि भाई भारत का झंडा लगा के जो है वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी, और वो ऐसा प्रतीत कराने की कोशिश की गई कि भाई अदानी नहीं है बल्कि भारत की जो सरकार है उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये जो है बातें बोली गई है। लेकिन वो एक अलग बात है, उस पर लोग हो सकता है कि पीआईएल भी दाखिल करते हुए नजर आए। और हालांकि ये जो मामला है ये सुलट गया है, लेकिन आपको लगता होगा कि सुलट गया, मुझे लगता है कि अभी भी बड़े प्लेयर्स ने एफआईआई से बड़ी ज़बरदस्त एफएनओ में मंदी की पोजीशन बना रखी है, वो कल फिर शेयर्स को फेंक सकते हैं। तो ये अदानी जी के जो अदानी इंटरप्राइज है उसके ऊपर जो है मेरी राय है। उसके बाद बात करते हैं कि जी बाजार में कल का ट्रेड कैसा होगा। सर इस मुद्दे पर आओ, तो इस मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाजार 11 बजे से पहले का बाजार और 11 बजे के बाद का बाजार। 11 बजे से पहले का बाजार बताता हूँ आपको जो मुझे लगता है। निफ्टी आज जो है अपने आप को संभाल नहीं पाया, एक निचले लेवल पर गया, ऊपर के लेवल पे भी गया, ऊपर भी सस्टेन नहीं हुआ, नीचे भी, यानी कि दोनों ने बराबरी पे मुकाबला छोड़ दिया, बुल्स और बियर्स ने दोनों ने, और बिल्कुल फ्लैट जो है क्लोजिंग निफ्टी की। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि यार इसको ना कल 17,800 की तरफ बाजार को लेके जाएंगे। 11 बजे से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 17,700, 750, 800 जा सकता है, लेकिन 11 बजे से पहले ही मुझे लग रहा है उसको उतार दिया जाएगा नीचे, यानी कि बाजार खुलेगा अच्छा, ऊपर जाने की संभावना भी रहेगी, पर ऊपर सस्टेन नहीं करने देंगे। और फिर तब तक बाजार हो सकता है कि एक आध बार आपको माइनस में भी आता हुआ नजर आए। बाजार अच्छा खुलेगा, खुलेगा थोड़ी देर सस्टेन भी करेगा, सेलिंग भी आएगी, सेलिंग होके नीचे भी आएगा, नीचे जाके फिर ऊपर भी आएगा, और फिर बजट स्पीच के आसपास जब हम होंगे तो फ्लैट होंगे।
या थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आज अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ के सक्सेसफुल होने से सबसे बड़ा ओवरहैंग जो बैंकों के ऊपर था, बैंक निफ्टी के ऊपर, वो उछल रहे हैं कि भाई अब कल बैंक निफ्टी की भाई साहब आग लगा देंगे। यानी कि जो तेजी वाले लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी पर कल आग लगा देंगे और कल ही हम 42,000 कर देंगे। देखिएगा, वो हो सकता है 11 बजे के बाद की स्टोरी नहीं बोल रहा मैं, लेकिन 11 बजे से पहले की बात सुनो। हो सकता है कि बाजार 41,000 और 41,200 के बीच में भी जाए, बट फिर मुझे लग रहा है भाई वहाँ पे बाजार जाए, सेलिंग पोजीशन बनाओ। बजट स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर भी निफ्टी बैंक फ्लैट की तरफ आ सकता है, या थोड़ा बहुत तेज़ी में रहे या थोड़ा बहुत मंदी में रहे, अपनी पोजीशंस काट लो, फिर बजट का करो इंतज़ार। फिर बजट स्पीच शुरू होगी, शुरू में सब अच्छी अच्छी बातें होंगी, सब बढ़िया होगा, गुड एंड वेल। बाजार अच्छा आया, मैं मानता हूँ कि बाजार अच्छा आया, बाजार को बजटों को पसंद करे, बाजार एक बार छलांग लगाएगा। हो सकता है 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको नज़र भी आए पॉजिटिवली, पर भाई मुझे फिर वही लग रहा है, वो भी सब कुछ बहुत ही, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर कैपिटल गेन टैक्स माफ़ हो गया, कुछ ऐसा कुछ बड़ा आ गया तो बात अलग है, नहीं जो 700, 800, 1000 पॉइंट की भाई तेजी होगी अगर बजट आने के बाद भी, उसको भी मंदी खेलने के लिए ही बड़े प्लेयर्स प्ले करेंगे। तो इसका मतलब है कि बजट के अंदर उम्मीदें तो बहुत होंगी, उम्मीदों की वजह से बाजार सुबह ऊपर खुलेगा भाई, या फिर फ्लैट होने की चांसेस हैं। फिर बजट, अगर बाजार के अगर हम पूरे सेटअप को देखें भाई, डीआईज ने पूरी जान लगा रखी है पिछले 4 दिनों से, अदानी जी के लिए लगा रखी है या बजट के लिए लगा रखी है, पर जान पूरी लगा रखी है। और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर तो भाई पूरी जान लगा रखी है कि उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से आतुर है। अब बाजार के अंदर जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज बड़े एग्रेसिवली सेलर हैं। आज भी 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग उन्होंने की है। तो अभी एफआईआईज जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में ऊपर के टॉप 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स सभी के पोर्टफोलियो में 2 आईटी कंपनी है, रिलायंस है और 2-4 अलग शेयर्स हैं। सभी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर वही शेयर्स हैं यार, सब ओवर ओनरशिप जो है मुझे लगता है कि हो रखी है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है एफआईआईज को भाई बहुत बड़ी एग्जिट मिल रहा है। आप बाजार को ऊपर लाओ, वो बेच के निकल जाएंगे। मैं बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट भी उम्मीद नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि बाजार ऊपरी लेवल पर जाके फिर सेलिंग जो है झेलेगा। बजट में अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई पॉजिटिव चीज़ आ गई तो बात अलग है, बट नॉर्मल केस में बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते फिर सेलिंग आएगी, और सेलिंग ठीक है आएगी, बाजार को फ्लैट कर देगी, हो सकता है नेगेटिव भी ले जाए। और अगर बाजार में कुछ भी अच्छा नहीं आया तब भी बाजार फ्लैट रहेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई ना तो भाई बाजार को के चीथड़े उड़ा देंगे, क्योंकि एफआईआईज अपनी मंदी बना रखी हुई है। बाजार ओवर सोल्ड थे, कल अगर देखें तो 39,400 की लाइन में भी बाजार गया था, तो वहाँ से देखिएगा 1200-1300 पॉइंट कवर करके आ चुका है। तो ये भी नहीं है ओवर सोल्ड है, कोई ये कहे जी ओवर बोट है, नहीं है भाई, बाजार है बिल्कुल बीच में न्यूट्रल। तो बाजार ऊपर लेके जाने की संभावना ज़्यादा अच्छी है, बट ऊपर की लेवल पे मुझे टिकने की उम्मीद नहीं है। और भाई बाजार बजट में कुछ भी गड़बड़ सी आ गई तो जो कल के लेवल थे ना 39,400 बैंक निफ्टी में, वो भी आ सकते हैं कल ही। तो ध्यान रखिएगा, बाजार वोलेटाइल रहेगा, तेज़ी की उम्मीद नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ सेक्टर्स का ना बहुत बढ़िया वाला जो है डी रेटिंग हो गई, यानी कि नीचे की तरफ वैल्यूएशंस आ गई। और स्पेसिफिकली मैं बात बोल रहा हूँ एग्रो केमिकल्स बिजनेस के अंदर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, उनकी पी जो है डी रेट हो गई है, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो शेयर्स जो है पी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करने लगे हैं। और अभी भी जो है संकट के बादल एग्रो केमिकल्स के अंदर हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि रूरल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, वो भी एक रीज़न है। निफ्टी आज बिल्कुल फ्लैट रहा, हालांकि एडवांस डिक्लाइन बढ़िया रही। कैंडल्स हालांकि रेड है, लेकिन नीचे से ये इंडिकेट कर रही है भाई कितनी बढ़िया जो है रिकवरी की है, लेकिन हालांकि वो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई। तो हालांकि कल की ग्रीन कैंडल के बाद जो आज की कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल ही मानी जाएगी। हालांकि जो एक बड़ी गिरावट थी उसके बाद इस तरीके का पोज एक बेहतरी माना जाता है बुल्स के एंगल से। आज अदानी एंटरप्राइज ने 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। आईटीसी बजट से पहले काफ़ी उम्मीद है 352, लेकिन हर बार ये बजट से पहले टूटता था, लेकिन अब भाई सब टूटे हुए हैं तो इसको क्या करो। अब क्या बोल भैया सिगरेट विगरेट पे कोई ड्यूटीज नहीं बढ़ेंगी, नहीं तो अक्सर क्या होता था आईटीसी बजट के आसपास गिरना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बजट से
में अनोखी होती हैं, तो वो अनोखी चीज़ आपने देख ली इस बार। SBI ICICI बैंक ये दोनों मजबूत थे और शॉर्ट्स भी बने हुए थे, तो शॉर्ट कवरिंग भी आप कह सकते हैं। HDFC बैंक अपने आप को नहीं संभाल पाया। बजाज फाइनेंस कल के 6000 के बाद फिर 5800 की लाइन में आ गया और HDFC लिमिटेड भी आज कमज़ोर था। रिलायंस भी कमज़ोर था और TCS भी कमज़ोर था। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बहुत ही मजबूत थी, लेकिन उस मजबूती में भी निफ्टी फ्लैट ही रहा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा अल्ट्रा, भाई रूरल के लिए कुछ होगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा चला दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ होगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट चला दो। SBI भाई अब जब FPO हो ही गया सब्सक्राइब तो फिर दिक्कत क्या है, तो इसलिए SBI भी चल गया। अदानी इंटरप्राइजेस तो भाई आपको पता ही है कि सब DIs ने सब ने भाई सबका चहेता था और देश की आन बान शान था, तो उसका FPO बचाना भाई बचा लिया, तो वो भी 2.8%। आयशर मोटर फिर वो रूरल थीम आप कह सकते हैं भाई, इनफील्ड लेने वाले लोग और फिर जो टेम्पो वगैरह है आयशर के, तो 2.68%। अदानी पोर्ट्स 2.62, वही सेम अदानी इंटरप्राइजेस वाला। JSW स्टील 2.47%। भाई मेटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई सीमेंट और स्टील। भारत पेट्रोलियम 2.43%। पावर ग्रिड भाई PSU के लिए कुछ आ सकता है, जैसे टीवी वाले बात करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ आज आपको कि भाई इसके लिए आ सकता है, इसके लिए आ सकता है। यार जब बजट आता है, जब किसके लिए कुछ भी नहीं आता। बजाज फाइनेंस 2.25 और TCS, टेक महिंद्रा, बेटेनी और सन फार्मा कमजोर होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक 40,655 बढ़िया है। अब ये कल 41,200 चला जाए तो भाई शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो शॉर्ट सेलर्स के लिए सबसे बढ़िया है 41,200 जाए तो शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएगा। फिर भाई अगर बजट में कुछ आ गया बड़ा पॉजिटिव तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो गेम समझ में आया बड़े प्लेयर्स का, मुझे ये समझ में आया कि 2-3 दिन बजट से पहले वोलेटिलिटी कर दी, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ा दिए। ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ा के उन्होंने ऑप्शंस बेची खूब और खूब पैसा कमाया। आज बाजार को स्टेबल कर दिया, जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम तेज़ी से गिरे। उन्होंने अपनी पोजीशंस बहुत कुछ कवर कर ली होंगी। कल सुबह फिर वोलेटिलिटी कर देंगे, फिर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे और फिर बजट आने के बाद जो भी रिएक्शन होगा वो मुझे लग रहा है कि भाई कॉल पुट को इस तरीके से सेटल करेंगे कि ज़्यादा वोलेटिलिटी ना करें और सब के प्रीमियम खा जाएं, और जो प्रीमियम थोड़े बहुत बचेंगे वो परसों के एक्सपायरी में निबट जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार का जो बाजार है वो ऑप्शन सेलर का है, और ऑप्शन सेलर्स ने वो एक मरे हुए बाजार के अंदर ऊपर से बाजार पटक के वोलेटिलिटी को बढ़ा दिया, जिससे कि कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम बढ़ गए और बड़े प्लेयर्स उन्हीं प्रीमियम को सेल करके बैठे हुए हैं और उनकी सेलिंग वाली पोजीशंस हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बड़े मूव की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मूव आएगा भी इंट्राडे में तो उसको सेटल कर लिया जाएगा, और मुझे ऐसी ही संभावना लगती है। कोई भी नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ तो वो देखिएगा तब तक वो गेम खेल चुके होंगे, क्योंकि जब बजट स्पीच आधी हो जाती है या आधी से ज़्यादा होती है तो या तो बाजार एक डायरेक्शन ले लेता है, और डायरेक्शन नहीं लेता है तो भाई होता क्या है कि बजट ख़त्म होते होते सारे प्रीमियम गलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन प्रीमियम वालों का ही गेम है ज़्यादा, और क्योंकि पीछे ऑप्शन प्रीमियम थे नहीं। कैंडल निफ्टी की भी, निफ्टी बैंक की अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, और सीधी सी बात है कि नीचे से अगर आप देखें तो कवरिंग अच्छी है। हालांकि अगर हम शेडो देखें तो ऊपर की थोड़ी सी बड़ी है, नहीं तो मैं ये कहता कि भाई बहुत बढ़िया हैमर वाला जो पैटर्न है वो बना है। तो हालांकि आप इस पैटर्न को भी ये मान सकते हैं कि भाई ये भी ट्रेंड को जो है चेंज करने वाले को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन जो उस रेड कैंडल जिसके सामने खड़े हुए ना, उसके सामने इस तरीके की जो ग्रीन कैंडल है वो बेमानी हो जाती है। तो भी हमें कल देखना पड़ेगा, तो कल का जो डे है वो कैंडल के हिसाब से भी काफ़ी क्रूशियल है। SBI ने 150 रनों की पारी खेली, जबकि ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक सब मजबूत थे। और PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI तो आप समझ ही गए क्यों मजबूत थे। रीज़न एक ही था कि भाई FPO भर रहा है, चलो भाई अब इनके ऊपर जो गाज गिरा रखी थी उसको हटा लो। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जो है थोड़ा सा कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। FIIs आज भी नहीं मानने वाले। 5,000 करोड़ के आसपास की मैंने कहा था ना सेलिंग है, 5,439, लेकिन DIs कह रहे हैं भाई हमने तो रोकना ही था बाजार, उन्होंने आज भी रोक लिया। अब भी ये रुक नहीं रहे हैं भाई, ये ध्यान रखो, इनके मन में कुछ हो रहा है। FIIs देखिए दूसरी कंट्री में तो पैसा शिफ्ट कर ही रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि उनको ऊपरी लेवल पे माल बिकने लग रहा है वो नीचे बेचते नहीं। कल भी मैंने यही बात की थी कि नीचे से वो ऊपर ले आते हैं, तो हो सकता है कि मैं वही कह रहा हूँ कि भाई 41,100, 41,200 बाजार जाएगा, सेलिंग करेंगे, सेलिंग के बाद फिर बाजार जो है बजट स्पीच होने से पहले जो है या तो फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव या थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा। तो मुझे यही उम्मीद है।
तो कल उम्मीद करिए कि भाई बाज़ार ऊपर की तरफ जाए और जो सौदे हैं उनमें अपना एक बार प्रॉफिट लेने की जो है कोशिश करें। और जो हमें लगता है कि इस समय पर जिन लोगों ने स्ट्रेंगल या स्टार्डल बेच रखे हैं वो शायद अच्छा पैसा जो है कमाते हुए नजर आए। और बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं हुई, तो भाई ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेंगे, यही उम्मीद हमने लगा रखी है। और इसी हिसाब से हमने भी अपने सौदे बना रखे हैं। हमने भी ऑप्शंस के प्रीमियम का ही गेम खेलना है। कल हमने जो चर्चा की थी कि भाई बाजार नीचे से ऊपर आएगा, आज वही हुआ। बाजार नीचे से ऊपर आया, ऊपर की तरफ से स्लिप हो गया। हालांकि लास्ट के 10-15 मिनट बाजार ने अच्छी रिकवरी दी, क्योंकि आज जो है फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। इसके अलावा पुट कॉल रेशो में भी पुट राइटर अब हो गए थोड़े से मजबूत, हाँ लिखने लग गए। और देखिएगा बड़े प्लेयर्स यही चाह रहे थे कि पुट राइटर आए, लेकिन अभी भी इतनी पुट राइटिंग नहीं हुई है। तो FIIs चाहेंगे कि भाई आज पुट राइटिंग करो और परसों फिर बाजार को जब उतारें तो पुट राइटर ट्रैप हो जाए, तो शायद यही कोशिश रहेगी। लेकिन कल एक अच्छा वॉल्यूम जो है हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बजट वाले दिन बाजार में एक अच्छा वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम अभी हालांकि आज कम था, पिछले 2-3 दिनों में जो वॉल्यूम था, यानी कि जो थर्सडे तो छुट्टी थी, वेडनेसडे और फ्राइडे और मंडे में अच्छे वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रहे थे और वॉलेटिलिटी भी अच्छी थी, जो अभी आज थोड़ी सी छटती हुई नजर आई। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट चल रहा है और ब्रेंट क्रूड $84 पे। ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा आज कॉल राइटर ने अनवाइंडिंग कर ली निफ्टी के अंदर, और कॉल राइटर थे भी नहीं, तो ये बता रहे हैं कि भाई अभी कोई राइटिंग करने के मूड में नहीं है। जो भी राइटिंग है वो 1,18,000 के जो है कॉल के अंदर 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट, वही मेजर राइटिंग है। बाकी तो कोई ऐसी सब मामूली से बल्कि अनवाइंड नहीं हो रही है। और पुट राइटर भी कहीं पर हमें एग्रेसिव दिख ही नहीं रहे। नीचे तक आप देख लो तो कहीं पर भी आपको पुट राइटर नजर नहीं आएंगे। 17,600 पे 24 जा रहे हैं, 64,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है। और थोड़ी बहुत पुट राइटिंग 17,500 17,400 की तरफ हुई है, बट वो भी कोई एग्रेसिव नहीं है। यानी कि बाजार ये मान के चल रहा है कि बाजार कल वोलेटाइल रहेगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई बहुत बड़ी ऑप्शंस की ना तो कॉल रेटिंग है ना पुट रेटिंग है, तो यहाँ से इंडिकेशन यही है भाई कल ये फिर वोलेटाइल है। तो कल वोलेटिलिटी रहने दो, बाजार को ऊपर जाने दो। मुझे उम्मीद है भाई बाजार को एक बार पॉजिटिवली खोला जाए, ऊपर की तरफ जाए। और अगर पुट बेच रखी है तो एक बार प्रॉफिट ले लेना, और भाई अगर कॉल बेच रखी है तो फिर तो भाई फंस ही जाओगे। और मुझे लग रहा है कॉल बेच रखी तो टेंशन क्यों लेनी, छोड़ देना, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी। तो टाइम डिके के हिसाब से मुझे लगता है कि पैसे बन जाएंगे। और जिन्होंने स्टैंगल या स्टैडल बेचा हुआ शायद वो इस समय पर बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और मुझे लग रहा है कि बजट स्पीच शुरू होने से पहले ही जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और एक बजट अगर स्पीच थोड़ी बहुत चलेगी तो प्रीमियम डिके हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। और मुझे देखिएगा, वैसे मैंने आपको बोला शुरू, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है बजट से। आपको क्या उम्मीद है बजट से, ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ज़रूर से ज़रूर। मैं सुनना चाहूँगा कि भाई आपको क्या उम्मीद है और कल किस किस की उम्मीद पूरी हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की उम्मीदें पूरी हों, लेकिन उम्मीदें क्या हैं वो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे ज़्यादा उम्मीद कुछ नहीं है, बस ये उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा बड़ा छेड़छाड़ ना करें, जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो। और मैंने देखिएगा, मुझे लगता है कि जो हमारे देश के अंदर जो लोग जिनकी इनकम सच में इम्पैक्ट हुई है वो है माइक्रो बिजनेसेस से जुड़े हुए लोग। तो मुझे लगता है कि यार उनके लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ करना चाहिए, ना केवल ये कि भाई सरकार कर रही है, बल्कि एक आम इंसान के तरीके से भी सोचे ना। तो जिन लोगों के कोविड की वजह से रोजगार नष्ट हुए उनके ऊपर सरकार को मेहरबानी करनी चाहिए। और गाँवों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब हुई शहरों में भी है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं देखिए कि वैसे किसानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो किसानों को जो 2,000 रुपये देते हैं उनके पास तो फिर भी ज़मीन होती है। लेकिन जो किसानों के खेतों में काम करते हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कोई सहारा नहीं होता। और ग्राउंड लेवल पर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और या जो दूर दराज के गाँवों में रहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से जो है सुविधाएं पहुँचे, वो मैं चाहूँगा कि यार बजट में जो है उनके लिए कुछ ना कुछ हो। हमें अपने लिए जो है कुछ नहीं चाहिए, पर जो लोग वंचित हैं उन लोगों के लिए सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि उनको जो है रोटी कपड़ा मकान और जो बाकी सुविधाएं हैं वो कम से कम जो है वो सभी लोगों को पहुंचे और वो सुविधाएं जो है सबको मिले। मैं तो बस यही चाहूँगा कि डेवलपमेंट का बजट हो, और कम से कम डेवलपमेंट ये ना हो कि खाली जो है शहरों के लिए डेवलपमेंट हो, बल्कि क्योंकि जो हमारा देश है वो गाँव में बसता है। और गाँव में जो दूर दराज के गाँव है स्पेशली,
और वो जो पहाड़ों में है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे हमारे हिमाचल में है, चाहे उत्तराखंड में है, या जो बाकी देश के हिस्सों में है, या आप नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा फोकस करना चाहिए जहाँ से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के भी साधन बढ़े, एजुकेशन भी हो, स्कूल्स भी हो, और हेल्थ केयर भी। और साथ में सबसे खास बात ये कि खाली हम रोड बना दें उससे बात नहीं बनेगी। रोड की कनेक्टिविटी तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी जो है सरकार फोकस में रखे। और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अगर पैदा हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि पूरी जो कंट्री है उसके अंदर जो है अपने आप ही जो है वो सारी चीज़ें बन जाएगी। यानी कि जो जोग्राफिकली हम ये कहें कि इक्वलिटी है उसकी तरफ जाना चाहिए। यानी कि सभी जो राज्य भी हैं, चाहे जो भी स्टेट्स की बात करें या जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। और ना केवल सरकार के नाते बल्कि इंसानियत के नाते भी ये हमारा दायित्व बनता है। तो बस मेरी यही उम्मीद है। आप पूछते हैं कि बजट से क्या चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बजट में, बस कुछ ख़राब ना करें, बस यही उम्मीद हम रखते हैं। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।